हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है सीटेट के ईवीएस के लिए हम लेके आए हैं। इसमें टॉप 30 प्रश्न शामिल हैं दोस्तों, और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में आए हैं या आने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुपरफास्ट रिवीजन है आपका, तो देखिएगा इसमें आपसे बोला है इनमें से कौन सा जैविक अपघटय पदार्थ है। कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक अपघटय पदार्थ है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैव अपघटय होता क्या है। जो जैविक रूप में आसानी से नष्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो जैविक रूप में आसानी से नष्ट हो जाए वो क्या है, जैव अपघटय। जैसे प्लास्टिक भी क्या है, नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है या नहीं, बताओ। अब बोलोगे नहीं होती नष्ट। पॉलीथीन नष्ट हो जाती है, अब बोलोगे ये भी नहीं होती नष्ट। शीशा नष्ट हो जाता है, अब बोलोगे ये भी नहीं होता नष्ट। तो ये तीनों ही नष्ट नहीं होते। तो ये तीनों ही क्या है, नष्ट नहीं होते। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई। यानी जो आसानी से क्या है, नष्ट हो जाए, और जो नष्ट हो जाए और लेकिन ये नष्ट होती नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है ये क्या होता है जो आसानी से नष्ट हो जाए लेकिन ये नष्ट होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर सेकंड देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, ये आपको बताना है। क्या हिमाचल प्रदेश में है, क्या जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में या सिक्किम में है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ये आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है आपका, सिक्किम में है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर में ही क्या है, बूलर झील। क्या है, बूलर झील है, डल झील है, नागिन झील है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी झील जो है ये कहाँ है आपकी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जिसका नाम क्या है, रोहतांग सुरंग। और रोहतांग सुरंग के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसे पहले क्या कहते थे, अटल टनल के नाम से भी जानते थे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर नेक्स्ट में, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, बताइए कौन है प्रणेता। किरण बेदी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटेकर है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किरण बेदी की। फर्स्ट जो है आईपीएस ऑफिसर कौन है इंडिया की, कौन है वो, किरण बेदी। सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वही बात करें मेधा पाटेकर, या इसकी जगह आ जाता बाबा आमटे। क्या आ जाता, बाबा आमटे। तो भी आपका दोनों का क्या हो जाता, सही क्या हो जाता आपका, बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये आपके मेधा पाटेकर और बाबा आमटे हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि अपिको आंदोलन, आपने एक सुना होगा अपिको आंदोलन। तो अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये आपको बताना है। अपिको आंदोलन के प्रणेता आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उनका नाम क्या है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आपसे बोला गया है फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, बताइएगा। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लागू हुआ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब लागू हुआ, बताइएगा। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है, टाइगर दिवस कब मनाते हैं, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, बताइए। 2011 में आया था, 1970 में, 1973 में, या 2007 में। तो ये कब लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ था दोस्तों। वही बात करें ये कब हुआ था, 1 अप्रैल, और लिख लो 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि 1972 में क्या लागू हुआ था, 1972 में बताइएगा। तो आप बोलोगे
क्या बोलोगे? शेर परियोजना। शेर परियोजना जो है ये कब लागू हुई थी? ये आपकी 1972 में लागू हुई थी दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे क्या बोला? समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बताइए समुद्र में कितना प्रतिशत जल है जो हमारे पीने योग्य है? बात करते हैं सबसे पहले समुद्र की। समुद्र का एक स्तनधारी जीव बताइए जिसका नाम क्या है? व्हेल है। क्या है? व्हेल है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा अपिको आंदोलन, तो आप क्या लिखोगे? पांडुरंग हेगड़े। क्या लिखोगे? पांडुरंग हेगड़े। क्या है इसका? अपिको आंदोलन के प्रणेता है ये पांडुरंग हेगड़े। लेकिन इसमें बोला गया जल पीने योग्य है, तो वो कितना है? 0.65 क्या है परसेंट जो है वो जल पीने योग्य है। बाकी सब क्या है? खारा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है? देखिएगा इसमें आपसे बोला BOD5 क्या है? बताइए बताइए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। कमेंट करके मुझे आंसर आप बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये एक जल परीक्षण है जो कि हर 5 दिन के बाद किया जाता है। तो 5 डेज आ गया आपका, तो आप तुरंत लगा दोगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हरित गृह, हरित गृह का मतलब जानते होंगे आप, प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह को ही हम ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं दोस्तों। यह भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस कहते हैं। यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। वही बात करते हैं, एक होता है यूवीसी। ये क्या होती है? अल्ट्रावायलेट जो होती है, अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें जो सी होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से किरण होती हैं। और जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण जो होती हैं हमें किस प्रकार का रोग देती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा रोग देती हैं? त्वचा कैंसर वाला रोग देती हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए कौन सी परत पाई जाती है समताप मंडल में? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है जो कि इसको रोकती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी वाला हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। लंदन धूम्र पाया जाता है, बताइए लंदन धूम्र पाया जाता है ये कहां पाया जाता है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइए। ग्रीष्म काल के दिन में, ग्रीष्म काल के सुबह के समय, शीतकाल के दिन के समय या शीतकाल के सुबह के समय? बताइएगा कब पाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कब पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा है। अभी अभी मैंने आपसे क्या पूछा था? एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो उसका मुझे जल्द से जल्द आंसर कमेंट करिएगा। शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है धूम्र, यानी लंदन धूम्र। ये क्या होता है? एक प्रकार का कोहरा होता है जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण धूम्र, लंदन धूम्र कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा दोस्तों। और ओजोन जो आपका दिवस है इसका सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस की बात करते हैं, 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है क्या कहलाता है? बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो क्या कहलाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहलाता है। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वह क्या कहलाता है। यदि भवंडर जैसा होता है ये क्या कहलाता है? अब तो आप समझ गए होंगे, ध्रुवीय भवंडर। क्या होता है? ध्रुवीय भवंडर कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं भोपाल। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल किसकी राजधानी है? आपकी एमपी की है। किसकी? यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? मीथेन के कारण, फॉस्जीन के कारण, मेथेन आइसोसाइनेट के कारण या मेथेन एमाइन के कारण? बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये घटना कब हुई थी? 2-3 दिसंबर
2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण काफी लोग जो है एक्सपायर भी हो गए थे और कुछ घायल भी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये किस उस कंपनी का नाम क्या है। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, या तो आपको पता है एमपी में हुई थी, भोपाल में हुई थी। तो इसकी जो कंपनी थी वो किसकी कंपनी थी, यानी क्या बनाती थी, ये आपको बताना है, इसका नाम क्या था। ठीक है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, बताइए श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होता है ये। एस्बेस्टस से होता है, पेपर से होता है, टेक्सटाइल से होता है, या सिलिका से होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किससे होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें क्या होता है। श्वेत फेफड़ा में ये एक क्या है, एक कंपनी का नाम है। अब कैसी कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है। इसमें क्या होता है, जो मजदूर जो काम करते हैं उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो है सांस के साथ जमा हो जाते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है टेक्सटाइल कंपनी के मजदूरों को। तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या है दोस्तों, कार्बाइड कंपनी नाम है उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या होता है, सिलिका रेत होता है दोस्तों, क्या होता है, रेत होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित में से किस गैस के गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है, बताइए। हीमोग्लोबिन से होती है, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताना है क्या होगा। आपको क्या बताना है, किस गैस की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है, बताओ। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ चलता है, तो रुधिर का वो प्रवाह के कारण होता है। लेकिन यहाँ बोला गहन, गहन का मतलब खतरनाक, वो क्या है आपका CO। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसी का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका नाम है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, कि जो आपका CO है ये कहाँ पाया जाता है, वाहनों में पाया जाता है। यानी वाहन जो होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है, हवा के रूप में साइलेंसर में से CO निकलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई, बताइए। इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी ये कब हुई थी, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस शहर में हुई थी और किसने करवाई थी, ये भी आप बताओ। तो पहली दुर्घटना का नाम जब भी आता है तो आपको एक बात ध्यान आ जाता होगा, क्या, जापान में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, जापान में कब परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब गिराया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, ये घटना हुई थी। और ये घटना कहाँ हुई थी, जापान के हिरोशिमा शहर पर। जापान के हिरोशिमा शहर पर क्या है, परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसने गिराया था, ये आपका अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था, अमेरिका ने दोस्तों गिराया था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा 6 होगा, 6 16 नहीं है, सॉरी 6 होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। यानी ताजमहल के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसे क्या है, हरा भरा बनाया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और ये कब दिया था, 2004 में दिया था, 1994 में, 1984 में, या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है, जो संरक्षण दिवस है दोस्तों, जो आपका संरक्षण दिवस है ये कब मनाते हैं, ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं, ये भी आपको पता
होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया था, ये आपका दिया था 1994 में आपको आदेश दिया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शांत घाटी साइलेंट वैली को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ है, ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बूलर झील है। क्या है, बूलर झील है दोस्तों, बूलर झील है। तमिलनाडु में भी मैंने अभी अभी बताया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा। केरल जो है आपका शांत घाटी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट भी कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते, सर्वाधिक जैव विविधता जो है यहीं पाई जाती है। दूसरी बात आपको एक और ध्यान रखनी है कि केरल में ही आपकी क्या होती है, नावों की रेस। नावों की रेस जो होती है ये आपकी केरल में ही होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे क्या बोला है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कणिकीय प्रदूषण को दूर करने के लिए, दूर से यानी समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए किसका किया जाता है, क्या आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर का किया जाता है, या फैब्रिक फिल्टर का किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि की बात होती है तो आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रीन मफलर। क्या, ग्रीन मफलर। ये क्या है कि जैसे आपकी ये जो सड़क है, ये एक ये सड़क है, एक ये सड़क है, बीच में ये जो डिवाइडर लगा होता है, यहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं। इन्हीं को क्या, ये क्या करते हैं, जो वाहनों की जो साउंड होती है उसको क्या है, कम करते हैं। और तो इनकी जो साउंड को कम करना ही क्या है, ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है बताइए, ध्वनि प्रदूषण का क्या निर्देशित करता है, मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए क्या निर्देशित करता है। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी भी सभा में तीव्र ध्वनि स्पीकर का प्रयोग। तो आप बोलोगे ये तो कतई है ही नहीं है, ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन ये दोनों इसमें दिए गए हैं तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है दोस्तों। चलिएगा ये नियम कब आया था, 2001 में निर्देशित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित में से पुस्तक तैयार की। अब जो पुस्तक तैयार की है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IUCN क्या है दोस्तों। IUCN का मतलब ही क्या होता है, IUCN का आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक द्वारा प्रदर्शित करता है दोस्तों। क्या करता है, रेड डाटा बुक इसको प्रदर्शित करता है। और इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1964 में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, शुरू किया गया था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, बताइए। जो आपका बिश्नोई संप्रदाय है ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। बताइए, BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, या जोधपुर के राजा के द्वारा। बताइए, गुरु जम्बोजी के नाम से भी जानते हैं, आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जम्बोजी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात और, इसकी ये कहाँ के थे, ठीक है, ये भी आपको बताना है। ये 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की हुई थी। कब हुई थी, 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में कहाँ हुई थी, ये राजस्थान में थी, राजस्थान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा संप्रदाय था, बिश्नोई संप्रदाय था। ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि बिश्नोई संप्रदाय था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर देखो 20 में आपसे क्या बोला है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। अब ये गैस दी गई है,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा ये किस में पाई जाती है, ये आपकी सीओ है। कौन है? सीओ, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? वाहनों से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? वाहनों से निकलती है। और इसका जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव होता है ये श्वसन क्रियाओं पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? श्वसन क्रियाओं पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। बताइए अंश कारण क्या बनता है? कैंसर बनता है, आंखों से पानी गिरता है, डीएनए विखंडन, या उपरोक्त सभी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या बनता है? रेडियो सक्रिय जल के पीने से मानव शरीर में कई प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या हो जाता है, आपका कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाता है, आंखों में से पानी गिरना, आंखों में से पानी गिरना, आंखों में से पानी गिरना, ये भी रोग हो जाता है दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, डीएनए विखंडन हो जाता है, आनुवांशिक लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला ग्रीन हाउस। अभी अभी मैंने आपको बताया था हरित गृह। हरित गृह क्या है? ग्रीन हाउस ही है। का प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया। अब बताओ किसके द्वारा पहचाना गया, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। सबसे पहले ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। आपकी CO2 होती है, N2O होती है दोस्तों, और आपकी मीथेन होती है, CH4 हो गई आपकी, और आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। इसकी अधिकता से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब वैश्विक तापमान क्या? यानी पृथ्वी पर जो है ताप की वृद्धि, और ताप की वृद्धि किनके कारण होती है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है यानी CFC भी है। ठीक है, मीथेन यानी CH4 भी है। ठीक है, CH4, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी है। तो यानी उपरोक्त सभी जो है वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है? इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताइए अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अम्ल वर्षा में आपका क्या उपस्थित होता है। और अम्ल वर्षा जो है ये कैसे होती है ये भी आपको हमें बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? कभी कभी वर्षा के जल के साथ में सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात क्या हो जाता है? हाइड्रो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो वो क्या है? आपकी अम्ल वर्षा के रूप में हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या है? अम्ल वर्षा यानी नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? गलत है। यहाँ ये क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, और ये दोनों हम लगा नहीं सकते, तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एसीटिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एसीटिक अम्ल। ये भी आपको पता होना चाहिए, एसीटिक अम्ल है ये। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। इसकी बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 25 में निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत
ओजोन परत के छिद्र की संख्या दी जाती है, बताइए। और सबसे पहले ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपका अब इसमें हम बताते हैं कि इसमें पूछा क्या है, ओजोन परत के छिद्र की संख्या दी जाती है, बताओ कब दी, कहाँ दी जाती है? 800 DU, 400 DU या 200 DU, या ये ऑप्शन जो है ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? उपरोक्त ये 200 DU, ठीक है, क्या हो जाएगा? 200 DU। DU का मतलब क्या होता है? डाप्सन यूनिट। इसको किस में मापते हैं? डाप्सन इकाई में। किस में नापते हैं? डाप्सन इकाई में नापते हैं, ठीक है, ठीक है, डाप्सन यूनिट यानी मात्रक, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 26 में। अब प्रश्न नंबर 26 में देखो आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समर्पित है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? इसमें मैंने एक दो में थोड़े एक आधे ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है, इसमें पंचवर्षीय योजना ये इसमें क्या है? गलत आ गया है, सिर्फ 4 ही आपके ऑप्शन होंगे, बताइए। WWF फॉर नेचर भारत, बताइए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या उपरोक्त सभी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WWF हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गैर सरकारी संस्था है के रूप में ये कार्य करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, ठीक है। ये जो आपको लिखित में अनुच्छेद दिए गए हैं, लिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुरक्षित करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुरक्षित करता है? तो अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है? 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 15 में सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानव अधिकारों की, जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, या जन्म के स्थान में विभेद के बिना समानता का अवसर प्रदान किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 आपको पता होना चाहिए 10% का नियम दिया। 10% यानी 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान द्वारा दिया गया, गोल्डमान द्वारा, या बेकमान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम जो है एक किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस लिए दिया गया था और कब दिया गया था? तो ये सबसे पहले आपको बता दें, लिंडमान ने दिया था। और ये कब दिया था? 1942 में दिया था। और ये जो नियम है ये कैसा नियम है? यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ऊर्जा उपभोग से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। 1942 में नियम आया था, किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला है? EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। अब ये कब स्थापित किया गया ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कब किया गया था, बताइएगा। 1967 में, 1969 में, 1967 में, 1969 में, 1971 में, या 1973 में? तो 1973 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या आया था इसमें बताइएगा, बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों? ये आपका 1973 में आया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। और प्रश्न नंबर जो आपका 30 है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा गया है, महासागरों के ऊपर है। महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है, यानी जो महासागर हैं, जो समुद्र हैं, उनका क्या हो जाता है, कभी कभी जल स्तर बढ़ जाता है। और जब जल स्तर बढ़ जाता है तो इसका क्या कारण है? देखिएगा जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या है, जो बर्फ होती है वो पिघलेगी, और वो पिघलेगी तो पानी बनेगी, और पानी बनेगी तो उसका महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। और वो पिघलेगी क्यों? वैश्विक तापमान के लिए। और वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसें हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। मीथेन है, ठीक है, आपकी N2O है, ठीक है, CO2 है, CFC है, ये सारी क्या है आपकी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है।
तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा होगा नहीं, अम्ल वर्षा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।